संख्या के सिद्धांतों के बारे में कुछ बातें रखूं, तो उसी हिसाब से मैंने ये आज का प्रेजेंटेशन बनाया है और मुझे आशा है कि आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। और मेरा प्रेजेंटेशन करीब 40-45 मिनट का है, लेकिन मैं पहले 2-3 स्लाइड्स में वो सारी बातें कह दूंगा कि जो मुझे कहनी है, और उसके बाद तो फिर डिटेल्स की बात है, तो काम आसान हो जाएगा। और 45 मिनट होने पे आप मुझे तुरंत रोक दीजिए और जो आपकी जिज्ञासा हो, आपके प्रश्न हो, आपकी टिप्पणियां हो, आप उनको उठा सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जनसंख्या के सिद्धांतों के बारे में विश्व में और विशेषकर भारत में किस प्रकार से चिंतन में परिवर्तन आए हैं। मेरी स्लाइड्स अंग्रेजी में बनी है, लेकिन मैं आपके साथ हिंदी में संवाद स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो मित्रों, जनसंख्या की कहानी तो बहुत पुरानी है, और जैसा कि मैंने इस टाइटल स्लाइड पे ही लिखा, कई लोगों को ये आश्चर्य होगा कि जब सारी दुनिया में परिवार नियोजन का विरोध हो रहा था और इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन की मार्गरेट सेंगर, उसको अपने ही देश में 30 दिन की जेल की सजा मिली थी, और क्योंकि वो परिवार नियोजन का प्रचार करती थी, तो उसे दुनिया में कौन मिला जिससे आके वो आशीर्वाद प्राप्त करती और जनसंख्या के संबंध में डिस्कशन करती। तो उसे और कोई नहीं बल्कि हमारे महात्मा गांधी मिले। और तो इस तरह अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और ये समिट मीटिंग के डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे, तो वो पूरा डिटेल में इंटरव्यू जो सेंगर और गांधी जी का है वो पड़ा हुआ है, और जनसंख्या में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों के लिए वो काफी लाभकारी हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि जनसंख्या से कोई सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करना आज के समय का धर्म है। गांधी जी की बातें बड़ी विचित्र होती थी और उनकी व्याख्या करना आवश्यकता है देश काल परिस्थितियों के संदर्भ में। तो इस पे मैं ज्यादा ना जाते हुए अब आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करता हूं। तो पहली बात तो ये कि हम सिद्धांत का अर्थ क्या समझते हैं। पॉपुलेशन थ्योरी का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें क्या आता है। पॉपुलेशन थ्योरी का जब हम जिक्र करते हैं तो उनमें क्या चीजें आ सकती हैं। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन, थ्योरी माने एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। किस बात की व्याख्या? जनसंख्या के बढ़ने या घटने की व्याख्या, कि जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, किस तेजी से बढ़ रही, किस तेजी से घट रही, उसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं, और अगर घट रही है या बढ़ रही है तो उनके सामाजिक, आर्थिक और दूसरे प्रभाव क्या होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। और जनसंख्या सिद्धांतों में हम इनको भी शामिल करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की संभावनाएं क्या हैं, और दूसरे इश्यूज जो कि जनसंख्या शास्त्री, डेमोग्राफर्स या पॉपुलेशन साइंटिस्ट समय समय पे उठाते रहते हैं। तो मित्रों, पिछली बार प्रोफेसर सिंह ने जनसंख्या और समाज को लेकर एक विशेष विचार अपना रखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो एक विचार है, लेकिन जनसंख्या सिद्धांत की बात करते हुए हमें दूसरे विचारों पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रमुख थ्योरीज हैं जनसंख्या की, वो इस प्रकार की हैं, या जिनके लिए हम पॉपुलेशन थ्योरी शब्द इस्तेमाल करते हैं। डेमोग्राफर, सोशल साइंटिस्ट और वो सब लोग जो पॉपुलेशन स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, विद्यार्थी हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, पीएचडी करते हैं। एक तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, दूसरे विषय विशेष संबंधी सिद्धांत और डिबेट्स, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, और दूसरे तथ्यों पर आधारित सिद्धांत। उनमें से प्रमुख है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। फिर कुछ वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मूल्य संबंधी सिद्धांत, ये एक प्रकार के सिद्धांत हैं। दूसरे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि इस बात को लेके हैं कि अरे जनसंख्या अगर कम होती चली गई
या जन्म दर कम होती चली गई और जनसंख्या का ह्रास होने लगा, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और एक है कि जनसंख्या कोई विषय ही नहीं है। मैं आपसे कहूं, आजकल डेमोग्राफर्स में जो प्रचलित मान्यता है वो यही है कि जनसंख्या कोई विषय नहीं है, और इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। जनसंख्या का सवाल बहुत जटिल सवाल हो गया है और दूसरे सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उनमें कार्बन एमिशन का सवाल है, एनवायरनमेंट का सवाल है, वाटर का सवाल है, तो ग्रीन गैसेस का सवाल है, न्यूट्रिशन का सवाल है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो आजकल पॉपुलेशन साइंटिस्ट जिन विषयों पर काम कर रहे हैं वो इस प्रकार के हैं। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ HIV। HIV एक बड़ा विषय है। IAPS के जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है, जिसका अपना विश्व में एक प्रमुख स्थान है, ऐसे यूनाइटेड नेशंस के 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। तो HIV पे काम, अब HIV का काम भी थोड़ा सा पुराना पड़ने लगा है। जेंडर बायस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज एंड वीमेन एम्पावरमेंट, ये एक विषय है। डोमेस्टिक वायलेंस एक विषय है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड डाइवर्सिटी एंड हेल्थ, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के जो फूड डाइवर्सिटी है उसका न्यूट्रिशन, हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इन्फेंट एंड चाइल्ड एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी के क्या नियामक हैं, उसकी बात है। एजिंग की बात है। बूढ़े लोगों के स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट संबंधी इश्यूज क्या हैं, उन पे लोग बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक नया विषय बन गया है। जब 4-5 साल पहले ही निम्हांस ने पहली बार भारत में एक मेंटल हेल्थ का सर्वे किया, उससे मेंटल हेल्थ इशू एक बड़ा विषय बन गया। अब तो काफी हमारे उत्तर प्रदेश में भी KGMC के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में मेंटल हेल्थ इश्यूज पे एक पूरा प्रदेश व्यापी सर्वे हुआ था। कोई 2-3 साल हो गए, मैं उसकी टेक्निकल कमेटी में था, और उत्तर प्रदेश के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में काफी समझ है। स्लम्स की कंडीशंस, ट्राइबल डेमोग्राफी, ब्राइड बाइंग, पंजाब हरियाणा जहाँ पे महिलाओं की कमी है या वधुओं, संभावित वधुओं की कमी है, वहाँ आसाम से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से या देश के दूसरे हिस्सों से, विशेषकर गरीब क्षेत्रों से, जो ब्राइड बाइंग की एक नया फिनोमेनन देखने को मिल रहा है। उसमें किस तरह के लीगल, सोशल, कल्चरल, इनहेरिटेंस के और पारिवारिक और सांस्कृतिक इश्यूज इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं। और माइग्रेशन ट्रेंड्स इन डिफरेंट रीजन्स, माइग्रेंट्स की परिस्थितियां, कंडीशंस, उनके दुख दर्द, और लो फर्टिलिटी के क्या परिणाम हो सकते हैं। और एक ये LGBT इश्यूज, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इश्यूज। तो आजकल ये विषय उतना कोई रोचक विषय नहीं रहा कि जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा। जनसंख्या बढ़ने के जो कारण है वो भी खत्म हो चुके हैं, और आने वाले कुछ समय में जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। तो अब जो नए विषय हैं जिनमें कि जनसंख्या शास्त्री अपनी रुचि दिखा रहे हैं, वो ये सारे विषय हैं। दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो 1956 में डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बना था बॉम्बे में। तब से जनसंख्या पे काम होना शुरू हुआ, और चूंकि उस समय जनगणना एकमात्र स्रोत था आंकड़ों का, और हमें कुछ भी मालूम जनसंख्या के बारे में तथ्यों के आधार पर नहीं था। हमें यह भी नहीं मालूम था कि बर्थ रेट क्या है इंडिया का, डेथ रेट क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। जो वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया, उसके डेटा इतने बेकार थे, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। तो शुरू में स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हुई, और प्रारंभिक पॉपुलेशन साइंटिस्ट जो थे इंडिया में, वो स्टैटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस थे। और कई लोग तो उनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD या ISI कलकत्ता से PhD करके आए थे, और वो इस बात की मॉडलिंग करते थे कि अगर हमें जनसंख्या के बारे में कोई भी चीज पता है, जैसे
सेंसस से हमको ग्रोथ रेट पता था और एज डिस्ट्रीब्यूशन पता था। एज डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये माना जाता था कि जो सेंसस का 35 साल से कम आयु का जो प्रतिशत है वो विश्वसनीय है। तो कई ऐसे मॉडल्स डेवलप किए गए स्टैटिस्टिकल कि अगर ये प्रतिशत इतना होगा तो बर्थ रेट शायद इतना होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट इतना होगा, डेथ रेट इतना होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद 1970 में इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। और आपको मालूम है कि 1976 में पहली बार डॉक्टर करण सिंह ने हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया था। बहुत से लोग तो उसी को फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कहते हैं, जबकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुई थी, इसलिए उसको टेक्निकली पॉपुलेशन पॉलिसी कहना ठीक नहीं है। लेकिन काफी दिन तक उसका प्रभाव चलता रहा और जो विषय उसमें उठाए गए, लंबा डॉक्यूमेंट था, 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट है, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो जो विषय उसमें उठाए गए थे उन पे काम, डेमोग्राफी में उन सब चीजों पे काम होना शुरू हो गया। एज एट मैरिज का सवाल था, नसबंदी का सवाल था, वीमेन एजुकेशन का सवाल था, बहुत इंसेंटिव्स थे, डिसइंसेंटिव्स थे, बहुत सारी चीजें जो उसमें लिखी गई थी। डॉक्टर करण सिंह ने वो कहते हैं कि हमने खुद ही वो सब चीजें लिखी थी, तो वो पूरा ड्राफ्ट उस पे काम होना शुरू हो गया। 1985 में इस इंस्टीट्यूट के नाम को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, ये नया नाम रखा गया। और उसके बाद से विभिन्न विषयों पर, ये इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है आज इसका स्टेटस, और विभिन्न विषयों पर काम होना शुरू हो गया। और आज के डेमोग्राफर्स फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और इंक्लूसिव, संक्षेप में कहें तो इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने जो एलजीबीटी का विषय रखा वो भी इस इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ही आता है, कि समाज के वो वर्ग जो देश की तरक्की में पीछे रह गए, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हों, उनके बारे में हमको क्या जानकारी है और उनको मुख्य धारा में हम कैसे ला सकते हैं, ये एक बड़ा विषय है। और आज के जनसंख्या शास्त्री भी इन विषयों में ज्यादा काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ थ्योरीज फिर ये जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिकल थ्योरी से शुरू हुई, बर्थ इंटरवल के मॉडल, लॉजिस्टिक मॉडल। एक पेपर किसी जमाने में पॉपुलेशन स्टडीज, एक जो इंटरनेशनल जर्नल उसमें छपा था, उसने कहा था कि सारी दुनिया की जनसंख्या, अलग अलग देशों की जनसंख्या सब लॉजिस्टिक मॉडल के हिसाब से बढ़ेंगी और घटेंगी। और वो मॉडल आश्चर्यजनक रूप से सभी देशों की जनसंख्या के लिए फिट हो रहा था। ऐसे सिद्धांत थे। फिर माल्थस की थ्योरी आई, गांधी जी का सिद्धांत भी है, और 80s में जर्नल ऑफ फैमिली वेलफेयर, जो उस समय के हिसाब से विश्व के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में था, उसमें गांधी जी के पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में भी एक आर्टिकल छपा। फिर सब्सटेंटिव और एम्पिरिकल थ्योरीज आ गई, और उसके बाद मॉडर्न, एम्पिरिकल, पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज का युग शुरू हुआ, और आज ग्राउंडेड थ्योरी की बात चल रही है, और डाइवर्सिटी इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में, एक्चुअली जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो माल्थस से शुरू करते हैं। और पिछली बार जो प्रोफेसर जेपी सिंह ने जो अपनी बात रखी, वो मुझे लगता है कि आज भी वो माल्थुसियन, प्रमुख रूप से वो माल्थुसियन थ्योरी से प्रभावित है। उसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांतों का समय आया, फिर एक कंप्रोमाइज ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का आया, उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आई। जब मैं पॉपुलेशन स्टडीज का, मैं सर्टिफिकेट का स्टूडेंट बन के सन 75 में IIPS गया था, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया वहां से, तो उन दिनों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मेन थ्योरी थी। फिर पॉपुलेशन पे डिबेट शुरू हुआ, क्लब ऑफ रोम, उसने मोटे मोटे तौर पे माल्थस वाली बातें दोहरा दी, और जूलियन साइमन जो उन्होंने अल्टीमेट रिसोर्स नाम की एक पुस्तक लिखी और बहुत सारे पेपर्स लिखे। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की जो इंजेन्युटी है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो सृजन क्षमता है,
वो इतना बड़ा रिसोर्स है कि जनसंख्या कितनी है इसका कोई महत्व ही नहीं है। और उसने ये दिखा दिया कि जैसे वो सारे देश जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ मूल्यवान वस्तुओं के मूल्य कम होते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो माल्थुसियन टाइप की थ्योरी है और ये मानना कि जनसंख्या के दुष्परिणाम होंगे, ये गलत है। जनसंख्या बढ़ना हमेशा समाज के हित में होगा और वो मानव के हित में होगा, क्योंकि इसका जूलियन साइमन का मानना ये था कि मनुष्य में वो क्षमता, एक तो विश्व के समष्टि के जो संसाधन है वो अनंत हैं, और मनुष्य में वो क्षमता है कि वो उन संसाधनों का प्रयोग करके नए नए तकनीकी का विकास करके वो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है। और आज फिर हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी थी, लेकिन उससे एक समस्या ये हुई कि सब लोग खाली पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करने लगे, जनसंख्या वृद्धि की, और दूसरे विषय माइग्रेशन जैसे पीछे रह गए। आप में अगर किसी ने माल्थस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं ये बता दूं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोफेसर था ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में, और 1797 में उसने एक ऐसे लिखा था, उस किताब की शक्ल का था, और उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। वे अद्भुत व्यक्ति था, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग जो जिनकी बात आज भी हम करते हैं, अगर आप उनको ओरिजिनली पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह के लोग थे, उनका उनका अध्ययन कितना था, उनका चिंतन कितना गहन था, और वो कितना पहले से विश्व की बातों को सोच सकते थे। लेकिन पक्षपातपूर्ण भी थे, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन पादरी था, निराशावादी था, और डूम्सडे फिलोसफर उसको कहते हैं, तो वो उसके सिद्धांतों में बात परिलक्षित होती है। क्योंकि वो क्रिश्चियन पादरी था, तो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों के अनुसार वो ये मानता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी सुंदर है, अच्छा है, कल्याणकारी है, कला है, सौंदर्य है, साहित्य, संगीत है, प्रेम है, और आदर्श है समाज के, नैतिकता है, वो सब सेक्स की वजह से है। कुछ कुछ इसमें आपको फ्राइड की झलक देखने को मिलेगी। और जो कुछ बुरा है वो भी सेक्स की वजह से है, क्योंकि सेक्स का जो पैशन है वो हमेशा बना रहने वाला है, और उसकी वजह से मनुष्य की जो पुनरुत्पादन की क्षमता है, जो रिप्रोडक्शन की जो उसकी कैपेसिटी है, वो धरती में सस्टेनेंस को बढ़ाने की क्षमता से कहीं अधिक है। तो अगर हमारे संसाधन, हमारा खाना एक अरिथमेटिक सीरीज में बढ़ाया जा सकता है, तो जनसंख्या में ज्योमेट्रिक गुणात्मक श्रेणी के रूप में बढ़ने की क्षमता है, और ये सारी समस्याओं की जड़ है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ माल्थस के इस ऐसे पे, इतना विवाद हुआ कि माल्थस अंडरग्राउंड चला गया। ये पुस्तक भी उसकी अनोनिमस ही छपी थी, और उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करता रहा, और 6 रिवाइज्ड एडिशन उस किताब के उसने निकाले 1798 और 1826 के बीच। और उसके बाद माल्थस की वजह से ये जो ओवर पॉपुलेशन का फियर था वो शुरू हो गया उसके, और ये विचार चलते रहे, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने अपोज किया, चलते रहे। लेकिन माल्थस के विचारों को पुनर्जीवित किसी ने किया, तो 1968 में स्टैनफोर्ड का एक प्रोफेसर था पॉल एलरिक, उसने एक किताब लिखी द पॉपुलेशन बॉम्ब। उसके बाद दूसरी किताब लिखी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो उसने अपनी पत्नी एनी एल्ड्रिक के साथ लिखी। और उन किताबों में उसने बताया कि कैसे आने वाला समय स्केर्सिटी का, सीमितताओं का, कमियों का, शॉर्टेजेस का, फैमिन्स का, और जीवन प्रत्याशा में कमी का, और बहुत सारे क्षेत्रों में मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, इन सब चीजों का होगा। और उस दूसरी किताब में उसने और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे जनसंख्या, भूख, जंगलों की कटाई, और ड्राउट्स, सूखा, ट्रैफिक कंजेशन, ड्रग एब्यूज, आज हम जिन चीजों की भी बात कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग,
widening hole in ozone layer, acid rains, increasing use of pesticide, inadequate sewage. अगर आप माल्थस और एल्ड्रिक के फ्रेमवर्क में देखें तो मनुष्य अपनी जब तक जनसंख्या को सीमित नहीं करेगा तो वो जो भी साधन तलाश करेगा अपनी समस्या हल करने की, उससे नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो जैसे हम पंजाब में आज हमने इतना खाना तो पैदा कर लिया कि अब अकाल नहीं पड़ रहा और भूखमरी की समस्या पे काबू पा गए, लेकिन उससे जो हम ये हम जो कर पाए वो ऐसी फसलों के आधार पर कर पाए जो पानी, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल और बिजली, इनका नशा हो गया जिनको, और आज उसकी वजह से वातावरण खराब हुआ, लोगों में बहुत ही ज्यादा कैंसर हो रहा है पंजाब में। उसकी वजह ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन ही है काफी हद तक। और तो हम जो कुछ नया कर पाए पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए, उसने और नई नई समस्याएं खड़ी कर दी। तो अल्रिच बेक सोशियोलॉजिस्ट वो कहता है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, रिस्क। रिस्क वो है, वो हमारी अप्रोचेज जो कि प्रकृति से जो हमें समस्याएं मिली उनको हल करने के लिए जो हमने उपाय किए, उन उपायों के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं आज खड़ी हो गई हैं, तो आज का मनुष्य उन चीजों से जूझने के लिए विवश है और उसको वो रिस्क कहता है। एल्रिक ने एक फार्मूला भी दिया जो बड़ा पॉपुलर हुआ और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट इस फार्मूले को लिखने लगे, आई इक्वल टू पी इंटू ए इंटू टी, जिसमें कि आई इज इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, पी इज पॉपुलेशन, ए इज एफ्लुएंस या समृद्धि, टी इज टेक्नोलॉजी। ये पी सीधे सीधे पॉपुलेशन साइज, ए एफ्लुएंस, and T technology. Affluence is defined as per capita level of resource consumption, and T as the environmental impact per unit of consumption. बाद में एक समाज वैज्ञानिक ने इसमें B और डाल दिया है, तो the formula becomes I equal to P into A into T into B. B referring to belief systems, कि हम जीवन कैसा जीना चाहते हैं, हम पश्चिमी जीवन जीना चाहते हैं या गांधीयन जीवन जीना चाहते हैं। अगर हम पश्चिमी जीवन जीना चाहते हैं तो दुष्परिणाम और भी अधिक होंगे, अगर हम नैतिक, संयमी और गांधीयन जीवन जीना चाहते हैं तो उसी जनसंख्या के परिणाम कुछ कम विनाशकारी होंगे। हार्डिन ने इसको लेके एक नया कंसेप्ट ही दे दिया, कल्चरल कैरिंग कैपेसिटी। तो जबकि एल्रिक ने कहा था कि हमारे वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि वो केवल 2 बिलियन लोगों के लिए पर्याप्त है। कैरिंग कैपेसिटी एक तरह से वर्ल्ड की कैरिंग कैपेसिटी 2 बिलियन है। आज हम 2022 में 7 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। हार्डिन ने एक और कंसेप्ट दिया, कल्चरल कैरिंग कैपेसिटी, जो कुछ हमारे गांधीयन सिद्धांत से मिलता जुलता है। उसने कहा कि ये 2 बिलियन एक तरह से आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जीवित किस रूप में रहना चाहते हैं। हो सकता है जैसे आज हम 7 बिलियन लोग हैं, हो सकता है कि 7 बिलियन लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा सके, और अगर वो उगांडा और इथियोपिया या सोमालिया के जीवन स्तर पे अपना जीवन निर्वाह करने को तैयार हैं, तो 7 क्या हो सकता है 8 बिलियन लोगों को भी जीवित रखने के संसाधन हमारी धरती के पास हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा चाहते हैं, संस्कृति सभ्यता का एक न्यूनतम स्तर चाहते हैं, तो उसको उसने कहा कल्चरल कैरिंग कैपेसिटी। तब हम 7-8 बिलियन लोगों को पालने की क्षमता नहीं रखते। तब तो हो सकता है जितने हमारी सभ्यता संस्कृति का स्तर ऊंचा होगा, उसके हिसाब से हमारी कैरिंग कैपेसिटी और कम होगी। हो सकता है 2 बिलियन क्या 1 ही बिलियन हो। तो अगर हमें पॉल एरिक का कहना यह था कि इन दुष्प्रभावों को कम करना हो तो जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा, एफ्लुएंस को नियंत्रित करना पड़ेगा, समृद्धि को नियंत्रित करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के नए नए प्रयोग करने होंगे, और हमें फिर बिलीफ सिस्टम जो बाद में ऐड हुआ, हमें कहीं ना कहीं लौट के अपने कंजम्पशन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नैतिक सीधा साधा और नैतिक जीवन जीना पड़ेगा। और आज टेक्नोलॉजी में नए इश्यूज आ रहे हैं, फिर नई
जब हम टेक्नोलॉजी चेंज की बात करते हैं कि कोल से प्रॉब्लम हो रही है, तो कोल की जगह ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन, नए नए विंड मिल्स, इन उपायों के द्वारा बिजली पैदा करेंगे या इनको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज बनाएंगे। तो फिर और दूसरे विषय भी सामने आते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन का एक बड़ा विषय है। क्या इस विश्व में न्यायपूर्ण ट्रांजिशन संभव है? और जो लाखों करोड़ों लोग कोल पे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे या उससे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों से जुड़े हुए उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? उसके बाद जैसे जैसे विचार बदलते गए, तो कोल एंड हूवर ने एक किताब इंडिया पे लिखी थी 1958 में, और मैं अपने पॉपुलेशन कोर्स को अक्सर उस किताब के शुरू के 2-3 चैप्टर से शुरू करता था, कि जिसमें उसने बताया कि किन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि लाभकारी हो सकती है और किन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि विनाशकारी हो सकती है। तो अगर हमारे पास पर्याप्त पूंजी है तो जनसंख्या की वृद्धि होना ठीक है, लेकिन अगर पूंजी का अभाव है या सीमितता है तो जनसंख्या को नियंत्रण करना ही बेहतर है। इसके विपरीत जूलियन साइमन ने कहा कि ये सब एलरिक और इन लोगों ने जो सब कह रखा कि जनसंख्या के दुष्परिणाम ये होंगे, वो सब बकवास है। और अल्टीमेटली जनसंख्या एक लाभकारी चीज है, क्योंकि जो अल्टीमेट रिसोर्स है धरती पे वो मनुष्य और उसकी रचना धर्मिता और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सृजन क्षमता और उसकी नए नए खोज करने की जो उसकी क्षमता है वो है। फिर कहीं कहीं कुछ लोगों ने इन दोनों विचारधाराओं में एक सामंजस्य भी स्थापित करने की कोशिश की, और एक किताब 1924 में एडविन कैनन ने लिखी थी, वेल्थ। उसमें उसने ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, जो 1980 के आसपास उसका फिर रिन्यूअल हुआ कि भाई इस झगड़े में नहीं पड़ते कि जनसंख्या अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है तो उसका बढ़ना एक सीमा तक तो ठीक है, और उसके बाद वो घातक है। तो ये जो एक बीच का बिंदु है जहाँ पे कि इनकम पर हेड मैक्सिमम हो, इनकम पर हेड की जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं, एजुकेशन रख सकते हैं, कल्चरल स्टैंडर्ड्स रख सकते हैं, समाज सोशियोलॉजिस्ट वहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन रख सकते हैं, जो भी। तो एक ऐसा उसके हिसाब से न जनसंख्या का कम होना अच्छा है और न जनसंख्या का अधिक होना अच्छा है, एक संतुलित अवस्था होनी आवश्यकता है। हार्डिन, मैं चाहूंगा जो भी जनसंख्या में इंटरेस्ट रखता है वो कम से कम हार्डिन का, आपने सबने माल्थस का नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने एलरिच का भी नाम सुना हो, लेकिन गैरेट हार्डिन जिसने 1968 में साइंस, कोई छोटे मोटे जर्नल में नहीं, साइंस में उसने एक पेपर लिखा था जिसका टाइटल था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, उसे जरूर पढ़ना। और उसने एक बड़ी अच्छी विचारधारा दी थी जो खाली जनसंख्या तक ही सीमित नहीं, बहुत सारी चीजों पर लागू होती है। उसने कहा कि अगर चीजें जब हमारे संसाधन कॉमन होंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी जनसंख्या की। तो उसने डिबेट को और विषयों से हटा के उसने संसाधनों के स्वामित्व की तरफ वो लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और उसका कहना यह था कि उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पे चरागाह है और चरागाह फ्री है, कोई भी कितने भी जानवर चरा सकता है, तो उसमें हर एक का ये इंटरेस्ट होगा कि वो एक जानवर और खरीद ले, एक जानवर और खरीद ले, क्योंकि जब वो एक जानवर बढ़ाता है तो उसकी जो जानवर की उपयोगिता है वो एक इकाई बढ़ती है। लेकिन चूंकि वो चरागाह कॉमन है तो जो उसकी जो कॉस्ट है नए जानवर की वो एक के बहुत कम होती है, एक के एक फ्रैक्शन की बराबर होती है। तो उसने कहा इसको अगर हम जनसंख्या पे इस तरह से लगाएं कि पिछली बार प्रोफेसर सिंह कह रहे थे कुछ परिवार ऐसे भी हैं हमारे देश में जो सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वो उनके लिए उपयोगी होगा। तो परिवार के लिए तो उपयोगी होगा, लेकिन वो बच्चे
उन्होंने कहा था कि लेकिन नौकरी तो वो सरकार से मांगेंगे। तो ये कुछ कुछ वैसी बात ये हार्डिन ने कही थी। हार्डिन बहुत ही पावरफुल राइटर है, आप इसको साहित्यिक दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स की, डेमोग्राफी की, क्रिएटिव राइटिंग की। आपको बहुत मजा आएगा अगर आप हार्डिन का ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। और उससे मैंने एक कोट किया है कि द ओनली वे वी कैन प्रिजर्व एंड नर्चर अदर एंड मोर प्रेशियस फ्रीडम्स इज बाय रिलिंक्विशिंग द फ्रीडम टू ब्रीड। ये जो बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता है वो इसके खिलाफ था। और उस कहता था कि एंड दैट वेरी सून फ्रीडम इज द रिकॉग्निशन ऑफ नेसेसिटी एंड इट इज द रोल ऑफ एजुकेशन टू रिवील टू। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों को बता सके कि ये बच्चे पैदा करने की जो स्वच्छंदता है ये दुनिया के लिए कितनी घातक हो सकती है। Only so can we put an end to this aspect of the tragedy of commons। तो इस तरह के विचार रहे हैं, सब्सटेंटिव थ्योरी इस तरह की रही है। लेकिन जो सबसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया जनसंख्या सिद्धांत में वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द्वारा लाया गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ने कहा, डेवलप तो ये 1920-30s में हुई थी, लेकिन इसका विकास चलता रहा और 50-60s में जब लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जनसंख्या विस्फोट होना शुरू हुआ तब ये बहुत पॉपुलर हुई और इसने लोगों की निराशा के कारणों को भी बताया और एक आशावादी भविष्य भी सामने रखा। और उसने कहा कि जनसंख्या कुछ फेजेज होते हैं जिसमें शुरू के फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होते हैं, फिर जैसे डेवलपमेंट होता है तो डेथ रेट में कमी आने लगती है, बर्थ रेट वहीं रहता है और उसके परिणाम स्वरूप जो नेचुरल इंक्रीज है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वो बढ़ने लगता है और जनसंख्या का विस्फोट होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर होती है, शैक्षिक सांस्कृतिक स्थिति बेहतर होती है, तो बर्थ रेट भी नियंत्रण में आ जाता है और फिर से जीरो ग्रोथ रेट की तरफ हम पहुंच जाते हैं। इसी संदर्भ में 1956 में डेविस एंड ब्लेक ने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, काफी पॉपुलर रहा। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, पीएचडी स्टूडेंट थे, तो सभी डेमोग्राफर से, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स का फ्रेमवर्क लगाएंगे। और उसने कहा, उसने बताया कि उसने 11 ऐसे वेरिएबल सजेस्ट किए जिनके माध्यम से सामाजिक तत्व जनसंख्या या फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि एक तो बायोलॉजिकल फिकंडिटी है, बायोलॉजिकल क्षमता है महिलाओं में बच्चा पैदा करने की, दूसरे सेक्सुअल यूनियंस, मैरिज किसी उम्र पे होती है, कितने लोग मैरिज करते हैं, और फिर डाइवोर्स रेट क्या है, डेथ रेट्स क्या हैं, कॉइटल कितने फ्रीक्वेंटली स्त्री और पुरुष संबंध स्थापित करते हैं, सेलिबेसी, टेम्प। अब ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इन पे आपको इतना लिटरेचर मिल जाएगा उन दिनों में कि डिटर्मिनेंट्स, यूनाइटेड नेशंस के डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ा करते थे कि इवन स्मॉल, जो आपको सबसे कम महत्वपूर्ण लग रहा होगा, टेम्परेरी सेपरेशन, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्राचीन समय में भारत में जन्म दर क्यों कम थी, यह भी एक इंटरेस्टिंग विषय है। भारत में दूसरे देशों की तरह टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत हाई कभी नहीं था। तो उसका एक कारण ये था कि सांस्कृतिक, धार्मिक, रिचुअलिस्टिक कारणों से साल भर में आधा टाइम तो महिलाएं अपने अपने मायके में रहती थी, और एक बार जब वो मायके चली जाती थी तो फिर उसको वापस आने में कई बार कई महीने लग जाते। तो ये टेम्परेरी सेपरेशन ये भी एक फैक्टर था कि जो बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस ना होते हुए भी हमारी फर्टिलिटी को कंट्रोल करता था। फिर कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स हैं, स्टरलाइजेशन है, अबॉर्शन है, ये सब है। उससे उसको एक फ्रेमवर्क बनाते हुए फिर कुछ नए सिद्धांतों का जन्म हुआ जिन्होंने इन वेरिएबल्स को टेक्निकल और मैथमेटिकल बना दिया। और मैरिज का फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव है, कंट्रासेप्शन का प्रभाव है, और पोस्टपार्टम इनफिकंडेबिलिटी का क्या प्रभाव है, इनकी मैथमेटिकल गणना शुरू की जाने लगी। फिर कुछ और नए आइडियाज आए, इन सबको हम जनसंख्या सिद्धांत कह सकते हैं। बैरलसन का था थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस,
जिसमें उसने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तुरंत जन्म दर में कमी का कारण नहीं बन जाएगा, बल्कि वो एक स्तर अचीव करने के बाद ही ऐसा कर पाएंगे। और ये फिर हार्डिन का कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट था। फिर उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आई। और फिर एक ऐसा समय आया जब दुनिया में जन्म दर कम होने लगी, खासतौर से यूरोप में, तो उसके सिद्धांत बने। सोशियोलॉजी में एक बहुत अच्छा पेपर है, सोशल कैपिलैरिटी, जो ड्यूमो ने लिखा था। ये वो ड्यूमो नहीं है जो जिसने कास्ट सिस्टम पे लिखा है, एक दूसरा ड्यूमो है। तो इसने बताया कि परिवार नियोजन का विरोध होते हुए भी यूरोप में किस प्रकार से जन्म दर में कमी आने लगी। उसने कैपिलरी ट्यूब का एग्जाम्पल लेके कि ट्यूब जितनी पतली होगी, जल का स्तर या द्रव का स्तर उतना ही अधिक होगा। तो अगर बच्चे परिवार में कम होंगे तो सोशल मोबिलिटी में और माँ बाप की मोबिलिटी में, बच्चों की मोबिलिटी में वो उतने ही सहायक होंगे। बड़ा लंबा विषय है। सोशल कैपिलैरिटी का सिद्धांत भी काफी लंबा पेपर था उसका। उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और हेल्थ पॉलिसी 2002, जनसंख्या सिद्धांतों पर इनका प्रभाव पड़ा। और डेमोग्राफर्स ने ये काम करना शुरू कर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमेट नीड्स, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और एजुकेशन। फिर हम देखते हैं कि न्यू मिलेनियम के आते आते 2000 के आते आते टोटल फर्टिलिटी रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग वर्ल्ड वाइड। और यहाँ तक कि तमाम गरीब या अविकसित देशों में भी जन्म दर में कमी आने लगी, टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आने लगी। इसको समझने के लिए अगर आप एक पेपर पढ़ें, नाथन कीफिट्स का पेपर है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि इस सेमेस्टर में मैं जनसंख्या पे कोई कोर्स दूं आईआईटी में और इस पेपर का जिक्र ना करूं। और स्टूडेंट्स भी बहुत पसंद करते, कंट्रोवर्शियल होगा। और आजकल के फेमिनिज्म के जमाने में ये बड़ा विवादास्पद पेपर भी हो सकता है। नाथन कीफिट था तो डेमोग्राफर, मैथमेटिशियन, लेकिन उसने एक ये बड़ा लंबा सोशियोलॉजिकल पेपर लिखा और उसने कहा कि जिन देशों में, जिन समाजों में स्त्रियां स्वतंत्र हो जाती हैं और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है और नौकरियों और उद्योग धंधों में आ जाती हैं, संस्कृति राजनीति में आ जाती हैं, उन देशों की जनसंख्या गिननी लगती है और उन देशों में उन सरवाइव करने की क्षमता में ह्रास हो जाता है। और इतना ही नहीं, किसी देश के अंदर अगर बहुत सारे समुदाय होते हैं तो जिस समुदाय में स्त्रियां अधिक स्वतंत्र होंगी, वो समुदाय उतना ही अधिक खतरे में पड़ जाएंगे, ऐसा उसने कहा। लंबा पेपर, बहुत लंबा पेपर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है पढ़ने के लिए। अभी NFHS 5 का जो लेटेस्ट डेटा आया उसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.0 हो गया। 2.1 को हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी कहते हैं। तो इंडिया में भी फर्टिलिटी, परिवार नियोजन, जागृति, शिक्षा, एज ऑफ मैरिज, सारी चीजें मिला के जो कुछ कर सकते थे वो हो चुका है और टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2.0 पे आ गया। और पहले जैसे कई स्टेट्स के लिए आशीष बोस ने एक बार एक शब्द दिया, एक एब्रिविएशन दिया था, बीमारू स्टेट्स, कई स्टेट्स को उसमें शामिल किया था। अब केवल MP चले गए, राजस्थान उसमें से निकल गए, तमाम स्टेट्स निकल गए। अब अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कहीं पर समस्या का कारण है तो उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 स्टेट्स में प्रॉब्लम रहेगी, अदरवाइज सभी स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम हो गया। और ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में यूरोप के स्टैंडर्ड का होता जा रहा है। केरला में तो पहले ही आ गया था, लेकिन अभी तमाम स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया की भी तमाम स्टेट्स में टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। और ये तो निश्चित है, आज अगर भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम बंद कर दे, अवेयरनेस बंद कर दे और कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस भी बंद कर दे तो भी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, माना बढ़ रही है। ग्रोथ रेट 1.4% के आसपास अभी भी है, लेकिन उसका कारण जन्म दर बिल्कुल नहीं। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कुछ करना होगा तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को करना होगा, जो आपके हाथ में नहीं है। आप ये तय नहीं कर सकते कि बच्चों और जवान लोगों को अपने देश में मारना शुरू कर दें। और चूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए। जो कर सकते थे सब हो चुका है। तो अब जनसंख्या जिस रूप में प्रोफेसर सिंह ने जनसंख्या की बात की थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब विषय खत्म हो गया है। अब नए-नए विषय आ गए। तो नए विषय हैं और मुख्य विषय उधर सोशल साइंस की एपिस्टेमोलॉजी में भी चेंज हुआ है और अब ये मानना बड़ा मुश्किल है कि हम किसी विषय के बारे में वैज्ञानिक और सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं। नए इश्यूज हैं और ज्यादातर वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के की एडवोकेसी यही उसके से किसी भी विषय में सिद्धांतों की परख की जो कसौटी हो गई है वो ये कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के हितों का कैसे संरक्षण कर सकें और उनका कैसे संवर्धन कर सकें, उनको आगे कैसे बढ़ा सकें। वो साइंटिफिक पॉजिटिविज्म और वो साइंटिज्म का युग मॉडर्निज्म के साथ खत्म हो गया। और इस पोस्ट मॉडर्निज्म में आप देखेंगे कि या तो जनसंख्या में इतने ज्यादा क्वांटिटेटिव पेपर्स आ रहे हैं जो कि जब तक आपकी मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स एडवांस मैथमेटिक्स में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप उन पेपर्स को नहीं समझ सकते। और कुछ नए विषय भी आ रहे हैं, जैसे जब हम लोग स्टूडेंट्स रहे हैं स्टैटिस्टिक में भी तो हम ज्यादातर समय सैम्पलिंग एरर की बात करते रहे। पिछले साल नॉन सैम्पलिंग एरर एक बड़ा विषय बन के आया और डेटा क्वालिटी सेंटर शुरू हुआ देश में। पहली बार आईआईपीएस ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वर्कशॉप की और नॉन सैम्पलिंग एनएफएचएस में नॉन सैम्पलिंग एरर पे लंबी चर्चा हुई। मैंने कभी नहीं सुना था कि नॉन सैम्पलिंग एरर इतना इतना विस्तृत विषय हो सकता है और उसको हम किस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वर्क्स भी हो रहे हैं और नए विषयों में डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। ये मैंने जो शुरू में एक स्लाइड बनाई थी वो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या से मेरा मतलब है कि जो लोग अपने को जनसंख्या वैज्ञानिक कहते हैं या जिनके पीएचडी या जिनके पेपर्स पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू में छपते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज में छपते हैं, डेमोग्राफी में छपते हैं, या जो पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट्स में या पॉपुलेशन सेंटर, जेएनयू, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईपीएस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या और तमाम पॉपुलेशन सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, वहाँ काम करते हैं, वो इन विषयों पे अब काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन पर चर्चा करना बेकार है, फैमिली प्लानिंग पे चर्चा करना बेकार है, ऐसा समझ में आने लगा है। और ये पॉपुलेशन की चर्चा और फैमिली प्लानिंग जितना कुछ कर सकती थी वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब आप करें या ना करें टोटल फर्टिलिटी रेट तो कम होने ही वाला है और कम होने वाला है। तो ये इशू अब हमें नए इशूज ये हैंडल करने हैं। एचआईवी का इशू है, जेंडर बायस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस पे कम ही काम हुआ है, बहुत अच्छा और बहुत स्कोप है काम करने का। डोमेस्टिक वायलेंस का स्केल डेवलप किया गया, एनएफएचएस 3, 4, 5 में बहुत डेटा कलेक्ट, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, और बहुत अच्छे से इसके स्केल डेवलप किए गए। उस पे जो डेटा है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखने लायक पेपर लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का सवाल है, बहुत सारे सर्वेज हैं, नेशनल सर्वेज हैं, स्टेट वाइड सर्वेज हैं, उनसे लॉन्गिट्यूडनल डेटा भी आज हमारे पास कुछ कुछ, जैसे इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के 2 फेजेस का डेटा हमारे पास है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अभी शुरू हुई है लासी, वहां से डेटा ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इन्फेंट चाइल्ड मैटरनल मॉर्टेलिटी अभी भी विषय बने हुए हैं। एजिंग, कंडीशन ऑफ द एजेड, हेल्थ केयर मैनेजमेंट अमंग द एजेड। तो नई परिस्थितियों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आपको जान के ताजुब होगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में अभी कुछ क्लियर लॉज भी नहीं है। तो जो ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिस, हेल्थ फैसिलिटीज, घर में प्रोवाइड की जाने वाली हेल्थ फैसिलिटीज, उनके नॉर्म्स, उनमें किस तरह के लोग, उसमें सर्विस कंडीशंस, उसमें प्राइसेज, उसमें वर्किंग आवर्स, इनके कोई नॉर्म, सरकारी नॉर्म्स अभी नहीं है। ये एक नया विषय है जिस पे बहुत कुछ और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। स्लम्स हैं, स्लम्स में काम हो रहा है, और डिफरेंट ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल डेमोग्राफी पे काफी काम पहले भी होता था पर अब बढ़ गया है।
ब्राइड बाइंग का इशू है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि उसका जो महिला खरीद के लाई गई है मध्य प्रदेश या आसाम या छत्तीसगढ़ या झारखंड से, उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या वहाँ पे लीगल मैरिज, उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, इनहेरिटेंस के क्या लॉज उन पे अप्लाई होंगे, उनके सामाजिक उनकी मान्यता क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, और उनकी उनकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है परिवार में, और क्या स्टिग्मेटाइज कंडीशन है, तमाम चीजें हैं जो स्टडी की जा सकती है। और माइग्रेशन ट्रेंड्स, माइग्रेंट्स की कंडीशंस बहुत बदल गई है। जब हमारे अपने जीवन काल में जब से मैं स्टूडेंट हुआ पॉपुलेशन का, तो माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन बिल्कुल बदल गए विषय। कभी हम शुरुआत हुई थी कि भारत में नगरीयकरण किस गति से हो रहा है और किन किन प्रांतों में नगरीयकरण का लेवल क्या है, स्तर क्या है। आज हम स्टडी कर रहे हैं कि वो प्रांत जहां से कि आउट माइग्रेशन हुआ, इतना केरला से इतना आउट माइग्रेशन, केरला को ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो आउट माइग्रेंट्स की जगह है, गल्फ कंट्री इधर दूसरे प्रांतों में नर्सेज का आउट माइग्रेशन है, और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गल्फ कंट्री में मैनुअल वर्कर्स हैं, मैकेनिक्स हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद वहां भी तो लेबर की शॉर्टेज आ गई, और वहां पे नई हाउस बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटी जो शुरू हुई, तो वहां भी तो वर्कर्स की जरूरत हुई। तो वो वर्कर जा रहे हैं, फिर बिहार से जा रहे हैं, उड़ीसा से जा रहे हैं, उनकी क्या वहां पे कंडीशन है उसको स्टडी करने की जरूरत है। लो फर्टिलिटी के क्या कॉजेज हैं उनको स्टडी करने की जरूरत है। और जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं जो बुरी तरह स्टिग्मेटाइज हैं, कि अगर कोई जैसे मैं बिल्कुल सरल और ऑर्डिनरी भाषा में कहूँ तो एक हिजड़ा क्यों प्रोफेसर नहीं बन सकता, वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बन सकता, एक हिजड़ा क्यों एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता, एक लेस्बियन, एक गे क्यों नहीं बन, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने उनमें वो सारी क्षमताएं दी हैं जो कि स्टेट्स में हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी कम्युनिटी आज तरह तरह के भेदभाव का शिकार है, उन पे काम करने की जरूरत है। वो कहाँ हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका स्टिग्मा और उनके HIV का रिस्क, उनमें हेल्थ फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन, ये तमाम बातें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। और कुछ लोग जो जनसंख्या अध्ययन से जुड़े हुए हैं वो इन विषयों पे काम कर भी रहे हैं। तो जहाँ तक कंसेप्चुअल बात है या थ्योरी की बात है सोशियोलॉजी में, तो जो ये एक इंटरसेक्शनैलिटी, ये स्वयं में एक लंबा विषय है, लेकिन ये फेमिनिस्ट स्टडीज से आया। और इसने ये कहा कि मुख्य रूप से इंटरसेक्शनैलिटी ये कहती है कि इमेजिन करो कि कोई चौराहा है, और चौराहा ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे चौराहा क्या, 6 सड़का, 8 सड़का, 10 सड़का है, विभिन्न दिशाओं से वहां सड़क आ रही है, और उस जगह पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उन सारी सड़कों पे ट्रैफिक आ रहा है। तो ये बात जानना कि किसकी कमी से या क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक कठिन विषय हो जाता है। जिन्होंने ये विचार अपने रखे, उन्होंने फेमिनिस्ट सिद्धांतों पे लगाए थे, और वो इस बात का खंडन करते थे कि स्त्रियों की समस्या वर्ग की समस्या है। मार्क्सवादी सिद्धांत जो वर्ग का था कि वर्ग की समस्या है, और ये कहा कि नहीं, महिलाओं की समस्याएं बहुत प्रकार मल्टी डायमेंशनल है। वो वर्ग की भी समस्या है, वो लिंग की भी समस्या है, वो जाति की भी समस्या है, वो वर्ण की भी समस्या है, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वीमेन प्रोफेशनल्स की कुछ और प्रॉब्लम है। और तो इस तरह से आज थ्योरी के लेवल पे ये इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत है। मैं इतनी बातें आपसे करना चाहता था, और मैं ये कहना चाहता था कि अगर आपका जनसंख्या विषय में महत्व है तो इस विचारधारा से बाहर निकलिए कि जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी ये अब आपके हाथ में नहीं है, ये सरकार के भी हाथ में नहीं है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन के हाथ में है। जो कुछ किया जा सकता था वो किया जा चुका है, और लगभग सभी वर्गों में
जनसंख्या नियंत्रण हो चुका है। थोड़े बहुत वर्ग उत्तर प्रदेश और बिहार के बचे हैं, वहां भी आने वाले समय में जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी और एज एट मैरिज बढ़ेगी, एज एट मैरिज ऑलरेडी बढ़ चुकी है और बढ़ेगी। अभी बहुत कम महिलाएं, बहुत कम लड़कियां हैं जो 18 साल से कम उम्र में शादी करती हैं, मुश्किल से होंगी 20% होंगी, और उनमें और कमी आने वाली है। तो इन विषयों को छोड़ के हमें जो मानव जाति के अलग अलग प्रकार के विषय हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं, उन समस्याओं पे केंद्रित करते हुए और उन लोगों की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। कुछ मैक्रो लेवल की एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, एनर्जी जस्टिस का इशू है, और कुछ माइक्रो लेवल की हैं, स्लम्स वगैरह की हैं, और इन विषयों पे हमें अपना ध्यान लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर, बेहतरीन लेक्चर जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बस सुनते ही रहने का मन करता रहा, आप जितना बताते गए, और हर शब्द हर सेंटेंस अपने आप में हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता गया। और सर आपने बहुत सारी चीजें कवर की, चाहे इसके काजेज से लेकर हम शुरू करें, A to Z आपने सारी थियोरी। मुझे लग रहा था हम लोग इस टाइम 45 मिनट जितना भी टाइम है, हमने पूरा पॉपुलेशन की एक बुक पढ़ डाली हो इतनी देर में। तो ऐसा रियलाइज हम लोग कर रहे थे। थैंक यू सर। और इवन आपने इंडिया के और यूपी के पूरा बीमारी स्टेट, पूरे फर्टिलिटी रेट और लेटेस्ट ट्रेंड की भी बात की। और साथ में आपने एक जो रिसर्च प्रॉब्लम्स, जो नया यूथ रिसर्चर है वो किस तरह से इस डेमोग्राफी से अपना एक रिसर्च का टॉपिक या प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकता है, उस पे भी आपने एक हम लोगों को जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल एक पिक्चर भी क्लियर कर दी कि इस एंगल से हम लोग आगे समझ सकते हैं, नए रिसर्चर भी। थैंक यू सर। बहुत कुछ हम लोगों को वास्तव में सीखने को। ओपन है मंच सेशन, अगर कोई अपना कोई क्वेश्चन करना चाहे, सर से बात करना चाहे। किसी को कोई क्वेरी या कोई। मैं सर से एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। सर बेसिकली ये तो सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट की जितनी बात की जा रही थी, अब वो करने वाली बात नहीं है। अब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया है, बल्कि हम लोगों ने जो करना था कर दिया। लेकिन सब इधर हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो कई सारे जगह आपको सुनने को मिलेगा कि क्या जनसंख्या वृद्धि का रिलीजन से कोई रिलेशन है क्या। और अक्सर ये मुद्दे उठते हैं, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली उठते हैं। और उसके अगर देखिएगा तो कई बार खास करके हमारे पॉलिटिक्स में ये मुद्दे अक्सर उठते हैं। तो क्या हम बिल्कुल जैसे हम ये मान के चले कि नहीं, अब जनसंख्या वृद्धि की समस्या नहीं है, किसी भी सेक्शन में नहीं है, तो अगर ऐसा मान के चले तो बाद में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आ सकता है क्या? देखिए, आपने सही कहा कि राजनीति में इस तरह के विषय उठते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ ऐसे विषय उठाते हैं जिसका राजनीतिक लाभ हो। इनमें एकेडमिकली कोई दम नहीं है इन बातों में। अगर आप केरला में मुस्लिम्स की फर्टिलिटी देखें तो वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। वो बिहार के हिंदुओं से कम फर्टिलिटी है केरला के मुसलमानों की। तो जो फर्टिलिटी कम होना है वो तो सार्वभौमिक है। मेरे अभी पिछले 5-7 सालों में 2 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने मेरे साथ काम किया, पीएचडी की, ठीक ठाक स्टूडेंट थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की ने तो शादी नहीं की और लड़के के कोई बच्चा नहीं है, जबकि शादी हुए कई साल हो गए। मेरा एक स्टूडेंट जो बिल्कुल शुरुआत के दिनों का डेमोग्राफी का स्टूडेंट था और मुस्लिम था, आज एक बहुत अच्छी इनका जी ग्रुप, विनोद चंदा ग्रुप का एक तालीम रिसर्च फाउंडेशन है अहमदाबाद में, उसका डायरेक्टर है, और उसके सिर्फ 2 लड़कियां हैं। अब तो उसकी भी बेचारे की उम्र 50 साल होगी, ज्यादा भी हो सकती है। सिर्फ 2 लड़कियां। मेरे आसपास आईआईटी में ये जानने वाले जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कहीं मुझे लाइन लगी हुई बच्चों की दिखाई नहीं दी। और जो एनएफएचएस का डेटा है बिल्कुल साफ बताता है कि ये हिंदू मुस्लिम का जो की जो बात है, उसमें अब कोई दम रह नहीं गया है।
हाँ, और जिन बिहार के कुछ जिलों में जहाँ पे मेरा वो स्टूडेंट जो तालीम रिसर्च फाउंडेशन का डायरेक्टर है, वो बिहार के एक इसी प्रकार के जिले से आता है, तो अभी उसके 2 ही लड़कियां हुई। वहां पे वो लड़कियों उन मुस्लिम ग्रुप्स में इशू इसलिए है क्योंकि लड़कियों में पढ़ाई नहीं है। जिस दिन जैसे जैसे लड़कियों में पढ़ाई का स्तर बढ़ता चला जाएगा, अगर आप सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम का डेटा उठा के देखें, तो वो सारे समाज या वो सारे वर्ग, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, जहां लड़की हाई स्कूल पास कर लेती है, वहां 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो ये समस्या जो है वो वीमेन्स एजुकेशन की है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लेकिन चलो रहने दो, राजनीति में इसका लाभ राजनीतिज्ञों को मिलता है तो मिलने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम एकेडमिशियंस को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सर धन्यवाद सर। राजनीति बहुत पावरफुल होती है, वो सबको प्रभावित कर देती है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि हमें भी अगर कहीं डायरेक्टर वाइस चांसलर बनना तो राजनीतिज्ञों के पैर छूने पड़ते हैं, ये उसका कारण है। अगर हम एकेडमिशियंस स्वतंत्र चिंतक हो जाएं तो नहीं फर्क पड़ता, तो राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सभी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित भी हो जाते हैं, उसमें हम लोग भी प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे खुद के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और उनके किसी के 3 बच्चे नहीं देखने को, या तो अनमैरिड रह लड़की अनमैरिड रह गई, पीएचडी के बाद लड़की अनमैरिड रह गई। सर हमें तो लगता है बेसिकली इसका जो आप कह रहे थे एजुकेशन है और जो पावर्टी है, इससे कोरिलेट करना चाहिए, अवेयरनेस, एजुकेशन, पावर्टी। क्योंकि सर हम मुस्लिम को देखते हैं, लेकिन आसपास स्लम्स में भी देख लें, वो चाहे दलित हैं, चाहे पुअर, जो हम क्लास फैक्टर से बात करते हैं, उनके यहाँ भी नंबर्स बच्चों के ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एजुकेशन की कमी है, उनके पास या पावर्टी है। तो बेसिकली हमें लगता है वो मेन रीजन है। और मुसलमानों में भी अगर हम बात करें तो मुसलमानों में वो क्लास जो कमजोर है तबका, एक्चुअली क्लास में, उनके यहाँ प्रॉब्लम है। जो लिटरेट होते जा रहे हैं वो इससे बाहर होते जा रहे हैं। तो वो रिलीजन इश्यू नहीं है, वो गरीबी और शिक्षा जो जागरूकता नहीं है, वो इश्यू बनता है। नाथन कीफिट्स का आर्टिकल पढ़ें। शुरुआत में अगर कोई महिला स्कॉलर, महिला प्रोफेसर उसको पढ़ेगी तो गाली देगी, लेकिन नाथन कीफिट्स ने बिल्कुल साफ लिखा है कि जब महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं और तो वो पुरुषों की तरह से ही जॉब करना चाहती, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहती है, वो भी जो है बेंगलोर में एसी कमरों में बैठ के काम करना चाहती है। और यूरोप में इतना ट्राई किया जा रहा है, उससे कहा जाता है कि 5 साल के लिए नौकरी छोड़ दे और हम तुझे इतने पैसे दे देंगे, बच्चे के पालने बड़ा करने की जो कॉस्ट है वो भी दे देंगे, और तुझे जो सैलरी मिलती है माइक्रोसॉफ्ट में वो भी दे देंगे। फिर भी औरत जो है वो बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सुख उसको ऐसे मिलते हैं जो उन दूसरे पुरुष वर्ग के साथ बैठ के, जो एसी कमरों में जब वो इंजीनियर, डॉक्टर या दूसरे कामों को, प्रोफेसर दूसरे कामों को करती है, तो उसको जो एक आंतरिक फीलिंग, उसमें जो अगर उसमें बच्चों को परिवार से जुड़े काम में वो सुख नहीं मिलता जो उसको प्रोफेशनल वर्क में मिलता है, तो वो नहीं बच्चा पैदा करेगी। और ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी भी है एक्चुअली। नाथन कीफिट्स ने तो इसको खतरे की घंटी बताया, और उसने कहा अगर एक समाज में कई समुदाय रहते हैं वो आपको धार्मिक राजनीति की तरफ भी ले जा सकता है। तो उसने कहा अगर कई समुदाय हैं तो जिस समुदाय में स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएंगी वो समुदाय समाप्त हो जाएंगे, और जिन समुदाय में स्त्रियां नियंत्रित रहेंगी उनकी वृद्धि होगी। बहुत सही सर, बहुत तो अच्छा। शुरू में मैं जब ये आर्टिकल जब पढ़ाता था तो जो लड़कियां होती थी या जो वीमेन लिव से जुड़े हुए लोग होते थे, लड़के, या उनको बुरा लगता था शुरू में इस तरह की बातें करना। लेकिन धीरे धीरे उसको कहना क्या चाह रहा है उसको जब हम समझ जाते हैं तब समझ में आता है कि तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है फिर मॉडल की, जैसे ईस्ट एशियन मॉडल है, जिसमें कि घर और बाहर दोनों के काम स्त्री और पुरुष मिलजुल के करते हैं, तब शायद संभावना रहे कि मनुष्य का अस्तित्व बना रहे और औरतें 1 या 2 बच्चा पैदा करती रहें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर पुरुष वर्ग घर के काम में सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर स्त्री 1 भी बच्चा पैदा नहीं करेगी और फिर हो सकता है कि मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये स्थिति आ सकती है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। हमें लगता है कि ये
जो आपका ये एक्सप्लेनेशन था, बहुतों के जो मन में क्वेश्चन उसको सॉल्व किया होगा निश्चित रूप से उसने। किसी और के कोई क्वेरी? जी मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप अपना परिचय भी प्लीज दे दीजिए। जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ जीडीसी मजरा महादेव, उत्तराखंड पौड़ी में। मेरा सवाल सर ये है कि जो डेवलपमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन की बात की जा रही है, तो ये जनरली अलग अलग स्कॉलर्स के अलग ओपिनियंस, जैसा कि आपने बताया कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि पॉपुलेशन नेसेसरली डेवलपमेंट को रोकती नहीं है या एक डेवलपमेंट के रास्ते में एक इम्पीडिमेंट का काम नहीं करती है। बट कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि डेवलपमेंट और पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इंडिया के अंदर जो इस टाइम डिबेट चल रहा है कि जो नई पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी को बड़ा स्ट्रिंजेंट मैनर में प्लेस कर दिया जाए और उसको बड़ा प्रैक्टिकली पॉलिसी फॉर्म में ला दिया जाए, जैसे कि 2 से ज्यादा किसी के बच्चे हैं तो उसको गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सब चीजें जो प्रपोज्ड हैं, मतलब आने वाले समय में, निकट समय में ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरी डिबेट है न्यू चाइल्ड जो पॉपुलेशन पॉलिसी की और न्यू चाइल्ड पॉलिसी की, इसको आप कैसे देखते हैं सर? भैया, मैं तो कह रहा हूँ पूरी बकवास है, राजनीतिक बकवास है। एक इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी समय इतना नहीं है, लेकिन जैसे 1-2 इशू मैं आपको बताऊं। पहली बात तो, जब आप 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की बात उस समय कर रहे हैं, जबकि 2 चाइल्ड तो हो चुके हैं ना इंडिया में। चाइल्ड तो 2 ही हो रहे हैं अब औसतन। जी तो फिर अब 2 चाइल्ड की जरूरत क्या, कहाँ पे रह गई? और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उन बच्चों को उन बच्चों को जॉब नहीं देना चाहिए, है ना? तो देखिए, जो बच्चों पे ही फर्क पड़ेगा, बाप पे तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिसके तीसरा चौथा बच्चा हो रहा है वो उस उम्र का है कि ऑलरेडी जॉब में है, तो उसको तो फर्क पड़ता नहीं, बच्चे को फर्क पड़ सकता। मैंने पढ़ी है वो उत्तर प्रदेश का जो 2 चाइल्ड नॉर्म वाला, उसमें इस तरह की बातें हैं कि बच्चे को इसमें IIM में, IITs में एडमिशन में सुविधा मिलेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन यार एक बात, अगर आप बच्चों के परिप्रेक्ष्य देखें, बच्चों के राइट्स के परिप्रेक्ष्य देखें, तो मैं एक बच्चा हूं मान लो, तो मेरी क्या गलती कि मैं बाप के पैदा हुआ कि जिसके 3 बच्चे हैं? मतलब बच्चों को क्यों पनिश किया जाए? आप 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाएंगे कैसे? बच्चों को पनिश करेंगे? चीन बनेंगे? चीन में उन्होंने एक समय में ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चा हो, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि था तो वो फ्यूडल कंट्री, अभी भी काफी सेंस में फ्यूडल है, एग्रीकल्चर है वहां पे, और लोग चाहते थे कि एक लड़का भी हो, जैसी इंडिया की कंडीशन है। बहुत दिनों तक चीन की भी कंडीशन ऐसी थी, तो लोगों ने गुप्त रूप से बच्चे पैदा कर लिए। अब वो जो गुप्त रूप से बच्चे हैं उनको इलिजिटिमेट कहा जाता है, उनको ये चाइनीज भाषा में उनको कहा जाता है वो बच्चे जो कि पैदा नहीं हुए हैं। जो पैदा नहीं हुए हैं उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनको ना वो किसी स्कूल में जा सकते हैं, उनको जिंदगी में नौकरी नहीं मिल सकती। उनकी कंडीशन जो, जब वो बड़े होते जा रहे हैं, तो आज उनकी कंडीशन किसी युग के जो दास होते थे उनकी कंडीशन से भी बुरी है, और उनकी तादाद आज करोड़ों से भी करोड़ों में आ गई है। तो क्या हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं? पहली बात तो जनसंख्या नीति की जरूरत कहाँ है? जब 2 बच्चों पे आप रोकना चाहते हैं, और औसतन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसी के 3 है किसी के 1 है? औसत तो 2 हो गया ना। जब औसत 2 हो गया तो अब जरूरत कहाँ रहेगी? और फिर आप उसको लागू कैसे करेंगे? तो यहाँ चाइल्ड राइट्स की बात आएगी, वीमेन्स राइट्स की बात आएगी, और उसके लिए भी आप, मुझे तो इतना वल्गर लगता है सब कि आप जो है अगर आप 2 भाई बहन ही हैं तो आपका IIM एडमिशन हो जाएगा, उसका भी रिजर्व है। मतलब क्या जो हमारे अच्छे संस्थान हैं या जो अच्छी नौकरियां हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रह जाएंगी जो विशेष वर्गों से हैं या विशेष रूप से पीड़ित हैं? वहां पे कोई उत्तरदायित्व का, कोई मेरिट का, किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि कहीं कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हिंदू मुस्लिम हो गई, कुछ हो गई, चलो इनके बच्चों को या इन लोगों को जॉब दे दो, तो जॉब उन्हीं लोगों के लिए रह जाएंगे बस, कि जो सहानुभूति और मानवता के आधार पर ही दिए जाएंगे। कैसा समाज बना रहे हैं?
तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है एज की वजह से मेरी विचारधारा थोड़ी सी अलग हो गई हो, तो नहीं एज के नहीं सर, साथ बहुत सही है। और एज के इवन साथ सबको सोचने पे मजबूर करेगी ये सब चीजें। क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि एज के साथ कुछ पागलपन आ जाता है, नहीं नहीं सर, लेकिन परिपक्वता इसे लेकिन मैच्योरिटी कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एकेडमिशियंस अपना दिमाग लगाएं और राजनीतिज्ञों के प्रति क्रिटिकल दृष्टिकोण रखें। भले ही हम डायरेक्टर या वाइस चांसलर ना बन पाए, हम समाज और मानवता की ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं अगर हम एकेडमिक्स में अपने को कन्फाइन करें और सही बात बोलें। बहुत सही सर, बहुत सही। थैंक यू सर। वास्तव में अब सब लोग सोचेंगे जरूर आज इस पर नए सिरे से कि इतने सालों की उनकी फिलॉसफी कहाँ से कहाँ चली गई। कोई और क्वेश्चन? वैसे तो सर ने आज इतनी बातें कह दी, मुझे तो कोई और एक रिक्वेस्ट, यदि आप लोग बात करें तो अपना कैमरा जरूर ऑन। हाँ हाँ हाँ, ये फिर बड़ा ऑड लगता है। मैडम मैं संगीत बिहार के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ बिहार में सर अभी भी जो डेटा आया है, हाँ उसके हिसाब से सर ये है स्थिति कि परिवार नियोजन के जो साधन है वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। केवल 24%, 24.1% मैरिड वुमेन जो है सर वो कंट्रासेप्टिव का उपयोग करती हैं। इसका मतलब अवेलेबिलिटी जो है सर अभी भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी भी टीनेज मैरिजेस यहाँ खूब हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन और हेल्थ प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है सर उसको एक्टिवली प्रमोट करने की अभी भी बिहार में खासकर जिस देख रहा हूँ सर जितने भी डेटा है। और फिर हेल्थ मेजर्स की इसमें वहाँ डेटा ये आया कि सर 3 औरतें 5 में से 3 औरतें एनेमिक हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये मैटरनल मॉर्टेलिटी का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो 12 से 19 वर्ष की लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, और वो तो ये सारी चीजें इतनी है कि सर हेल्थ जो आपने कहा कि फैमिली प्लानिंग मेजर्स वगैरह दूसरे जगह हो सकते हैं क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन बिहार अभी भी, हालांकि सरकार ने बहुत काम किया सर, 35% आरक्षण महिलाओं को दिया है, जॉब में 50% लोकल बॉडीज में सर उन्हें दिया है, तो इंपावर करने की कोशिश काफी है। फ्री एजुकेशन है सर और इंसेंटिव भी है। इंटरमीडिएट लड़कियां करती हैं तो उन्हें 25,000, मैट्रिक करती हैं 10,000, और ग्रेजुएशन सिंपली कर जाती है तो उन्हें 50,000 रुपए इंसेंटिव। ये सब चीजें हैं जो डेफर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सर बहुत इंटेंसिवली और एक्टिवली फैमिली प्लानिंग मेजर्स को अभी भी सीरियसली प्रोपोगेट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है सर। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में अभी भी ये समस्या है, लेकिन वो अब भारत की जनसंख्या की समस्या नहीं रही। मतलब वो एक इसी तरह, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि हमें LGBT को स्टडी करने की जरूरत है, ब्राइड बाइंग को स्टडी करने की जरूरत है, ऐसी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों का सेपरेटली एक स्टडी करने की और वहां पे अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में जनसंख्या की कोई समस्या है। हाँ, ये तो है सर। ये उन क्षेत्र विशेष की समस्या है, और क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष, जाति विशेष और कुछ खास किस्म के काम में लगे लिप्त लोगों की समस्या है, विशेष प्रकार की समस्या है। तो उस रूप में ही हमें इसको लेना चाहिए। और वैसे और देखिए, जहां तक सुविधाओं की बात है, वैसे सरकार ने काफी कुछ कोशिश की है इस दिशा में, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है सप्लाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं और किसी चीज की डिमांड करते हैं तो वो आने लगती है। तो एक आर्टिकल मैंने रेफर किया था ड्यूमो का, जिसमें सोशल कैपिलैरिटी वाला आर्टिकल, वो भी नेट पे मिल जाएगा। तो यूरोप में जिस समय की सारी सरकारें और सारे धार्मिक संगठन, चर्च, सभी चर्चेज, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग चर्चेज हैं, सारी चर्चेज फैमिली प्लानिंग के आइडिया के बिल्कुल विपरीत जाती थी और उसको अनैतिक और अधार्मिक मानती थी। वहां पे फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की ये समझ में आ गया, क्योंकि जब औद्योगिकीकरण हुआ, नगरीयकरण हुआ, शिक्षा में क्रांति हुई, तो लोगों की समझ, और वो लोग देख रहे थे कि जो एक कारपेंटर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है,
जब वो ऐसा देख रहे थे तो उनको ये आशा बंधी कि हमारे भी बच्चे तरक्की कर सकते हैं, और साधन क्या होगा, कम बच्चे पैदा करो और उन्हें शिक्षित बनाओ। जब वो ऐसा देखेंगे और करने लगेंगे तो वो खुद ही डिमांड अगर आएगी तो उन्हें परिवार नियोजन के साधन भी मिल जाएंगे। वहां तो यूरोप एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां की बिना परिवार नियोजन के फर्टिलिटी कम हुई है। लोगों ने नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल किए। तो वो बिहार के वो गरीब और मुस्लिम और अशिक्षित लोग भी संतति नियमन कर सकते हैं, और धर्म इसके विरुद्ध भी नहीं है, नेचुरल मेथड्स के विरुद्ध नहीं है धर्म। इस्लाम जो है वो नसबंदी के विरुद्ध है, ऐसा मानते हैं। वो भी कुछ देशों में मानते हैं, कुछ में नहीं मानते। बांग्लादेश चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो क्लैरिक्स हैं, जो मस्जिदों से जुड़े हुए मुल्ला, मौलवी, काजी, आलिम, ये सब हैं, तो ये खुद नसबंदी का प्रचार करते हैं। वो एक अलग ही किस्म का समाज है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में नसबंदी बैंड है, लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान ऐसा सोचते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है कि वहां उनको अभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि कम बच्चे होने से कोई फायदा होगा। जी। और सन प्रेफरेंस वाला सर, हिंदुओं में जो सन प्रेफरेंस का इशू है, बिहार में अभी भी वो बहुत जिंदा है, सन प्रेफरेंस वाली बात। और उसके चलते फिर बच्चे जो हैं हिंदू परिवारों में भी काफी जन्म लेते हैं और एसेट मानते हैं अभी भी पुत्रों को ही। तो ये सब चीजें बड़ी परेशान। उतना बड़ा इशू नहीं है। जब ये इशू था तो ये सन प्रेफरेंस वगैरह, जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था तो मैंने अपनी थीसिस और उसके बाद किताब और उसके पेपर मैंने 78-79 में इन विषयों पे लिखा था। अब तो ये कोई विषय रह नहीं है, क्योंकि ये विषय तब महत्वपूर्ण थे जब उत्तर प्रदेश में या भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 6 से ऊपर था। उत्तर प्रदेश में तो 8 था। जब मैं पीएचडी कर रहा था उत्तर प्रदेश में 8 था। उस सब में सब चीजें, और एक उसमें इकोनॉमिक टाइम्स में एक साधारण जो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार है उसमें एक लेख हमने लिखा था कि लोग जो सर्वे दिखाते हैं, उस जमाने में सर्वे दिखाते थे कि 2 लड़के 1 लड़की, ये नॉर्म था। तो मैंने उसमें लिखा था कि अगर 2 लड़के या 1 लड़की नॉर्म है, सही है, ये नॉर्म भी सही है और ये भी सही है कि हमारी फर्टिलिटी रेट 6 है। क्योंकि अगर 2 लड़के और 1 लड़की चाहिए और इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी हाई है तो उसमें औसतन 6 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसा प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को लगा के दिखाया जा सकता है। अब कहाँ रह गया? अब तो बिहार में भी भाई ठीक है, अभी 2 नहीं हुआ, लेकिन काफी कम हो गया ना। 4, 5, 6 तो कहीं भी नहीं है। बिहार में भी 4, 5, 6 नहीं है। और हो सकता है कि एनएफएचएस 6 में बिहार में भी 3 तो हो ही जाएगा। 3 तो सर हो ही गया। समय के साथ साथ सर एजुकेशन समय के साथ साथ वो भी जो भी हैं वो ठीक हो जाएंगी चीजें। तो हम लोग अब आगे बढ़े सर प्लीज। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। हाँ, तो अब क्वेश्चंस तो यहीं पे रोकते हैं। बहुत सारे जो हम लोग के क्वेश्चंस हैं जो रहते हैं दिमाग में, वो बहुत कुछ सॉल्व हुए आज। सर के व्यूज हम लोग के समक्ष आए। हम लोग आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षता जो आज हम लोग के बीच प्रोफेसर प्रशांत जी कर रहे हैं, पंडित ललित मोहन शर्मा, कैंपस श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से। आप उत्तराखंड सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में उपाध्यक्ष भी हैं। आपसे अनुरोध है अध्यक्षता के लिए अध्यक्षीय उद्बोधन की, प्लीज। आज के इस विशिष्ट व्याख्यान के मुख्य वक्ता अरुण कुमार शर्मा जी और इस विशिष्ट व्याख्यान को सुनने वाले हमारे सभी साथियों, अब सर का व्याख्यान जो हम लोगों ने सुना तो हमको नहीं लग रहा है कि अब इस मुद्दे पे कुछ और सुनने को बाकी रह गया है। जनसंख्या सिद्धांतों से हम लोग पहले से परिचित थे और सर ने जो नए डायमेंशंस, इसके नए जो आयाम, आगे क्या होना चाहिए, वो अब पुरानी लकीर पीटने के बजाय नए रास्ते दिखाने की जो बात कही है और बेबाक बातचीत कही है। हमने प्रश्नों को, जो प्रश्न भी पूछे तो अपनी सर ने बिल्कुल बेबाक और सही राय दी। तो वास्तव में इस व्याख्यान से, विशिष्ट व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और निश्चित तौर पे इस पूरे व्याख्यान की कन्वेनर डॉक्टर अंशु केडिया और हमारे समाज शास्त्र परिषद उत्तराखंड के सचिव और हमारे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एपी सिंह, आप बधाई के पात्र हैं। और हम चाहेंगे कि समय समय पर इस तरह के व्याख्यान
आगे भी होते रहें। तो अब वास्तव में सर की बातें सुनकर और कुछ सुनने के लिए नहीं रह गया है, और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आगे भी इसी तरह के व्याख्यान सर से या और भी जितने और भी बड़े स्तर पर फ्रीक्वेंटली होते रहें, तो हम ऐसे ही लाभान्वित होते रहेंगे। और सर का जो अनुभव ज्ञान है, सर का जो अनुभव है, और उसके साथ ही साथ अभी वर्तमान में भी क्या होना चाहिए, हमारे रिसर्च का एरिया क्या होना चाहिए, और कैसे हम कुल मिलाकर हमको लगता है कि ये वास्तविकता यही है कि हमको पहले जैसे अब लकीर हमेशा जनसंख्या विस्फोट करने वाली बात नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब ये देखना चाहिए कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया है, जो होना था हो गया। जनसंख्या करीब देखिए तो 2 के आसपास आ गया, मतलब अब स्टेबल होना है, और जो कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारा चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो उसके चलते वृद्धि दर है, कुछ दिन में वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। तो अब हमको नए एरिया देखने हैं और ये करने हैं कि हाँ, कैसे हम इसी जनसंख्या में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, आप वास्तव में हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए, और हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड समाजशास्त्र परिषद को आगे भी आपको इस तरह के किसी व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेगा तो आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, हमारी यही अपेक्षा रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जब भी निमंत्रित करेंगे 10-15 दिन पहले बता देना, ताकि मैं कुछ पढ़ लिख लूं, और मैं हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा समाज शास्त्रियों के बीच रह के। और क्या होता है ना कि जब आप उम्र में थोड़ा बढ़ने लग, परिपक्व कह लो या जो भी कह लो, उम्र बढ़ने लगती है, तो मनुष्य का ये मन करता है कि किताबों से जो उसने सीखा उसकी भी बात करें, लेकिन जो उसने अपने जीवन से सीखा उसकी भी बात करें, शायद किसी के काम आ ही जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग कभी भी बुला सकते हैं। हम लोग तो सर को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सर का अपना अनुभव, सर का अपना ज्ञान, किताबों की नॉलेज, हम लोग सर हमेशा सुनने के लिए। जब आप कहिए जो भी टॉपिक आपका तैयार हो, और सर इवन मन से बहुत तैयार करते हैं, हमेशा स्लाइड्स बनाते हैं, और बहुत मन से सर हम लोग को एक लेक्चर भी अपना देते हैं। नहीं, सही बात है सर। मैंने पहली बार ऑनलाइन इतने देर का लेक्चर, और पूरे लेक्चर के दौरान हम लोग बंधे रहे, सर ने बांधे रखा, तो ऐसा कम देखने को मिलता है। तो सही में आप अंशु केडिया मैडम और एपी सिंह सर भी, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, ऐसा आगे भी करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों के बीच डॉक्टर अनिल सैनी जी हैं, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर से। सर अनिल सर, आपसे रिक्वेस्ट है फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू मैम, मुझे ये दायित्व दिया गया। और वास्तव में अगर मैं कहूँ तो इस तरह से के ज्ञानवर्धन और विजन प्रदान करने वाले वक्तव्य के लिए शब्दों में धन्यवाद कहना मेरे लिए संभव नहीं है। विषय से संबंधित जो परिपक्वता सर के लेक्चर में दिखाई दी है, वो हम सब स्वीकार्य है हमारे लिए। इसके अलावा भी जो चीज मैं महसूस हूँ कि जो परिपक्वता समय को लेके है, और जो जितने जटिल विषय को सरलता से रखा गया है, वो भी हम लोग सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सभी प्रतिभागी साथी हैं वो भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैंने भी अपने कुछ छात्रों से कहा था कि भाई आप भी इसमें ज्वाइन करें, शायद तकनीकी कारणों से वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा मुझे भी पॉपुलेशन स्टडीज का एक पेपर 1 साल पढ़ाने का अवसर मिला था। तो आज सर का लेक्चर सुनने के बाद लग रहा है कि मैं उसमें बहुत कम जानता हूं उसके बारे में, और जिस प्रकार से नई डायमेंशंस के बारे में सर ने बताया, तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगा मैडम केडिया का। और मुझे याद है एक मैसेज मैडम से आया था जुलाई 2021 में। तब से मैं मैडम के संपर्क में हूँ, वर्चुअली है, और तब से निरंतर इस तरह का जो एक यात्रा शुरू करी है मैडम ने, वो और उस यात्रा के जो प्रकाश स्तंभ मैडम चुन चुन के लाती हैं, उसमें कई बार हमारे पुराने शिक्षक भी हैं और कुछ इस तरह के हैं जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए, या इच्छा होती थी कभी कभी कि इन्हें सुनने का अवसर मिले, तो वो अवसर हमें बराबर मैडम के माध्यम से मिलता रहता है। कुछ लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। दूसरा, जो समाज शास्त्र में संबंधों की बात है, अब व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण हम जैसे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि व्यक्तिगत रूप से मिल पाए, लेकिन इस वर्चुअल माध्यम से हम उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। कई लोगों से
फोन से भी बातचीत होती है, कई पुराने साथियों के चेहरे दिखाई देते हैं, तो उन सब का जो क्रेडिट है मैडम केडिया को जाता है। डॉक्टर एपी सिंह बड़े भाई की तरह, डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, हम अक्सर बात होती रहती है, उत्तराखंड में ही है। और जो एक सीखने की ये यात्रा मैडम ने शुरू करी है, मुझे लगता है कि हम आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। इसके साथ साथ सभी प्रतिभागियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिना प्रतिभागियों के भी कोई भी वेबिनार, सेमिनार या कोई यात्रा संभव नहीं हो पाती है। आपने समय निकाला और इस ज्ञान से लाभान्वित होकर हम अपने इस आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हम उनको भी लाभान्वित करेंगे। तो इसके साथ मैं सभी प्रतिभागियों का, मैडम का, प्रोफेसर साहब का पुनः धन्यवाद